कीजिए, अगर जिले के साथ सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ करती है तो वो हम नहीं करने देंगे। पूरी पब्लिक के साथ मैं खुद सड़कों पे आएंगे, लेकिन जिला नहीं टूटने देंगे। आपको जिला इतनी बड़ी सौगात मिली, आपने धन्यवाद देने की जगह आप आनंद फानंद की बात कर रहे हो। इसका मतलब कि आपको जिले की जरूरत नहीं है। कुछ अटके कि मैं ओछी राजनीति कभी नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरा दायित्व आप हमें स्पेशल टास्क फोर्स दीजिए जिससे कि हम अंकुश लगा सके हमारी पीढ़ी को बचा। खुद जाके देखती हूँ, विजिट करती हूँ, आंखों देखी बात करती हूँ, कानों सुनी मैंने, कोई किसी ने आके मेरे को किसी की शिकायत की उस पर नहीं, मैं खुद जाके उस चीज़ को बात करती हूँ। लेकिन आपका बच्चा अगर 7:30-8 बजे के बाद कहाँ है, बच्चे की संगति कहाँ है, अगर माता पिता 2 बच्चों को कंट्रोल करना सीख जाए तो मेरे हिसाब से हम हमारी पीढ़ियों को बचा सकते। आपको देनी पड़ेगी, जनता की मांग है, जनता की आवश्यकता है। हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, मैं जनता के लिए मांग रही हूँ। मेरा व्यक्तिगत काम है, चाहे मत कीजिए। मैं प्रशासन से भी कहती हूँ कि मेरा पर्सनल काम है, वो आप मत करो, लेकिन जनता के हित से जुड़ी हुई जो समस्या है उनका समाधान आपको करना। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला बनाकर जो बहुत बड़ी हमें सौगात दी है, उस पर भी अभी भाजपा सरकार कभी कह रही है समीक्षा कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, किसी नाम पे आगे विधानसभा के अंदर जो चीज होती है, शब्दों का चयन होता है, बहुत ही सोबर सभ्य सम्मानजनक शब्द होते हैं उसके अंदर। बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चे कौन से कमरे के अंदर बैठे हैं, उनकी छत कैसी है, आंगनबाड़ी की क्या हालात है, स्टाफ क्या है, बच्चों की लाइब्रेरी में क्या चीज़ है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, शायद किसी ने मेरे बड़े बड़े लिख भी आनंद फानंद में कैसे कह सकते हो। 5 साल भाजपा का कार्यकाल रहा, आप लोग बना देते, अभी तो साल हो गया ना। आनंद फानंद में किस चीज की समीक्षा कर रहे हो आप लोग। इसी तरह बांट दिए थे, इन्होंने बोला अरे भाई आपको रेवड़ी लगती है, जिनको जिला दी उनसे पूछ के देखिए आप। मैंने कहा जिले का महत्व क्या है। तो बहुत अच्छे बने हुए थे, सरपंच साहब का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा शौचालय बना रखा था। तो फिर हमने वो बच्चियों को हैंड ओवर कर दिया, तो बच्चे इतनी खुश हुई, फोटो करवाई। मतलब देखिए जब आप व्यक्तिगत जाते हो ना तो बहुत सी समस्याओं का वहाँ तुरंत समाधान भी होता है। अब का दिया तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जाति से, धर्म से, हर चीज से ऊपर उठकर मेरे विधानसभा के लिए जो मैं कर सकती हूँ वो काम मैं करूंगी। कोई भी समान समान। और इस बार जो मेरी जनता ने एक बेटी की तरह मुझे आशीर्वाद दिया, लगभग 38,000 वोटों से मैं जीत के आई हूँ, तो बहुत बड़ा मान सम्मान सर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनूपगढ़ विधानसभा की क्षेत्रीय विधायक शिमला जी नायक। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विकास भाई साहब। सर्वप्रथम तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि हमेशा मेरी विधानसभा के अंदर सुख और शांति बनी रहे। मैडम अगर आपके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो ये शुरुआत जो है वो कब हुई? मैं विकास जी बताऊं कि राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा शुरुआत में जब मैं टीचर की मैंने तैयारी की, मैंने बीएड का भी दिया मैंने, और बाद में जब मेरे हस्बैंड ओम प्रकाश नायक जी आरजेएस की तैयारी कर रहे थे तो 6-7 का जो एग्ज़ाम था उनमें उनका सिलेक्शन हो गया था। वो 8 में उन्होंने ज्वाइनिंग की, आरजेएस बन गई। पीजी में पॉलिटिकल साइंस से हूँ और 6 से 7 साल मैंने पढ़ाया भी है। और बाद में जब साहब आरजेएस बने तो इनकी सोच थी कि आप ये नौकरी छोड़ो, शिक्षा मित्र में मेरा हुआ था उस टाइम में, और आप लॉ करोगे। मैंने लॉ की, लॉ करने के बाद 21 दिसंबर 2011 को मैंने आरजेएस का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैं 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हुई थी। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से जब हमारे जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जमींदारा पार्टी की, जो नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी हमारे गंगानगर के अंदर आई, क्षेत्रीय पार्टी थी, तो मेरे फादर इन लॉ इत्तेफाक से वहाँ गए हुए थे और हमारे एरिया के भी कुछ लोग गए हुए थे। तो सभी सीटों पे जैसे डिस्कस चल रहा था कि इस सीट पे इसको टिकट देनी है, इसको देनी है। तो जब अनूपगढ़ की बारी आई तो उन्होंने, बीडी साहब ने कहा कि अनूपगढ़ में मुझे ऐसी महिला चाहिए कम से कम ग्रेजुएट हो। तो बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने कहा भी सर ऐसे में वो भी आप ग्रेजुएट कह रहे हो तो मुश्किल है ही को नहीं, मतलब ये मारवाड़ी में उन्होंने शब्द बोला। तो मेरे पिताजी थे सुसर जी, बापूजी बोले कि ये बात नहीं कि है ही नहीं, हो सकता है कम है। तो बीडी साहब बोले कि आपके गुण, उनके मेरी पुत्र बधू है, बेटा मेरा मजिस्ट्रेट आरजेएस है और मेरे पुत्र बधू हैं। तो उस दिन से उन्होंने थोड़ा सोचा विचार, फिर कॉल किया जब भीलवाड़ा बिजोली हमारी पोस्टिंग थी तो बापूजी ने कॉल किया मेरे को। तो मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, मुझे तो आरजेएस भी बनना है, कि जुडिशरी में बन हो गया तो मेरा ठीक है, अदरवाइज मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं मेरे परिवार के साथ ठीक हूँ। लेकिन जब हम घर आए सोडा कैंडी तो गाँव वालों को पता चला, और रामदेव अग्रवाल जी जो व्यापारी हैं बीडी साहब से, अग्रवाल जी से जुड़े हुए थे, और डूंगरराम मेघवाल जी, राजू जाट भाई साहब, ये पहले कोई बीडी अग्रवाल साहब से जुड़े थे। तो जब इनको पता चला कि हम दिसंबर की छुट्टियों में ससुराल में आई हुई थी मैं,
तो ये 20-25 लोग आए। तो फिर भी हमने कहा कि नहीं जी, चुनाव लड़ने के लिए बहुत कुछ हम जिस फैमिली से, जहाँ हमारा बैकग्राउंड था, जिन परिस्थितियों से जूझ कर हम आरजेएस बने थे, तो चुनाव लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। हमने जवाब दे दिया उनको कि भाई हमारे पास साधन ही नहीं है, नहीं तो पैसा भी नहीं कि हम चुनाव लड़ सकें, और जवाब दे दिए, वो चले गए। तो फिर इत्तेफाक से क्या, लगभग 26-27 दिसंबर की बात है कि मेरे फादर जो एमईएस में एजी हैं, पदमपुर के पास 5 ये गांव मेरा पीहर है, मम्मा मेरे सरपंच थे। तो बीडी साहब ने, पता चला बीडी साहब को कि वो अपने पीहर आए हैं, तो वहाँ बीडी अग्रवाल जी और उनके साथ कम से कम 35 से 40 लोग आए। तो 35 से 40 लोग आए और पता चल गया कि जहाँ मैडम और उनके हस्बैंड आए हैं। बातचीत चली, तो उन्होंने कहा, मेरे से भी बात की उन्होंने, जब मैंने सारी चीज़ें बताई कि सर पॉलिटिक्स ये चीज़ है, लोग बहुत कहते हैं कि अच्छी नहीं है पॉलिटिक्स, है तो बहुत बुरी चीज़ है, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें कही। उन्होंने कहा, बेटा कि अगर आप समाज सेवा करना चाहो तो राजनीति से अच्छा मंच नहीं, गंदगी और भ्रष्टाचार फैलाना चाहो तो इससे भी बुरा मंच नहीं है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कहाँ रखते हो। तो मैंने फिर भी उनको हाँ नहीं हमने बरी कि हम विचार करते हैं। फिर मैं सामाजिक स्तर के जो मेरे लोग थे, लगभग मेरे को आज भी याद है कि दिसंबर के बाद लेकिन 17 अप्रैल जो मेरे समाज की पहली मीटिंग हुई थी, मैं समाज के अंदर फिर बहुत सी बातें आई भी, नेशनल पार्टी टिकट दे, तो मैंने कहा कोई ना, अगर दे तो साथ में ही है, पर मैं मेरा प्रयास कर रही हूँ, अगर मेरे को मौका मिले तो आशीर्वाद दो। तो देखो सामाजिक स्तर जो एक बेस होता है, एक समाज से हम नहीं जीतते हैं, लेकिन एक बेस आपका हो ना, तो आप लोग बहुत मजबूत रहते हो। तो उस वक्त मैंने जब 11 में मैं फील्ड में आई और लगभग 13 का जो चुनाव था उसमें मैं सेकंड नंबर पे रही थी, 39,999 वोट मेरे को आई थी उस वक्त। तो इस तरह से विकास जी मेरे राजनीतिक क्षेत्र की जो मेरे कैरियर की है शुरुआत हुई। मेरी मम्मी सरपंच थे घर के अंदर, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, मम्मी भैया जो काम करते थे देखती थी मैं, और इस हिसाब से मैं पॉलिटिक्स में आई। और आगे ईश्वर ने ऐसा सुना कि फिर मैंने 18 में भी चुनाव लड़ा, उसमें भी अच्छा मान सम्मान, और इस बार जो मेरी जनता ने एक बेटी की तरह मुझे आशीर्वाद दिया, लगभग 38,000 वोटों से मैं जीत के आई हूँ। तो बहुत बड़ा मान सम्मान सर्व समाज ने दिए, समाज के साथ साथ अदर समाज के, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, लेकिन व्यक्तिगत मेरे साथ इतना लगाव था। और सबसे बड़ी खुशी की बात, जो मैंने पहला चुनाव लड़ा था, वो मेरे भाई, हम कार्यकर्ता के रूप कह सकते हैं, लेकिन मैं मेरे भाई कहती हूँ, जो मेरे परिवार थे वो आज भी वैसे मेरे साथ खड़े हैं। तो वो मेरी ताकत है। और आज विधायक मैं नहीं, वो लोग विधायक हैं, और ईश्वर ने मुझे मौका दिया। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जाति से, धर्म से, हर चीज़ से ऊपर उठकर मेरे विधानसभा के लिए जो मैं कर सकती हूँ वो काम मैं करूंगी। कोई भी समस्या मेरे सामने आती है तो मैं कलेक्टर साहब को अवगत करवाती हूँ, एडीएम साहब को अवगत करवाती हूँ। मैं साधारण सभा की बैठकें भी मैंने बहुत ली हैं, जन सुनवाई उपखंड पे होती है वहाँ भी जाती हूँ मैं। उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में भी, जब से मैं एमएलए बनी हूँ, मैंने एक भी जन सुनवाई नहीं छोड़ी। तो जितने प्रकरण होते हैं मैं लिस्ट बना के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे पीएचडी के हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को लेके मैं कलेक्टर साहब के पास जाती हूँ। तो बहुत सी समस्याएं होती हैं, उनका तुरंत प्रभाव से समाधान भी होता है, और नहीं भी होता तो मैं बार बार उनको अवगत भी करवाती हूँ इस चीज़ को। मैडम, लगभग कार्यकाल को 1 साल होने को आया है और आपका 15 सालों का संघर्ष, आज आप क्षेत्र के विधायक हैं। ऐसे कौन से मुद्दे आपने पटल पर रखे हैं जो आज धरातल पर बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, और वो मुद्दे कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान जो है वो देखा गया है? ऐसे कौन से मुद्दे आपने रखे और आज वो पूरे हो गए हैं? देखो, जैसे मैं विधायक बनी, तो विधायक बनने के बाद कोई चीज होती है वो आपके लिए जैसे फर्स्ट बार होती है, तो उस चीज को पहले आप वाच करो। जो मेरा अनुभव है कि जब मैं विधानसभा के अंदर गई तो बहुत सी चीजें हैं, महामहिम राज्यपाल जी का भाषण था तो उस पर मुझे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए आप। तो मैंने सबसे पहले बात किया कि वो चीज़ कैसी है, क्या प्रोसीडिंग है, क्या उसमें, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो चीज़ होती है, जो शब्दों का चयन होता है, बहुत ही सोबर, सभ्य, सम्मानजनक शब्द होते हैं उसके अंदर। वो चीज़ मैंने देखी और मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। उसके बाद की जो मेरा मानना है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, आपकी जनता की जो मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, आप तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ सरकार से मांगिए, विधानसभा में रखिए, तो सरकार उसको महत्व देगी। और देना नहीं देना वो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन मांगना मेरा हक बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि जब तक मैं कोई समस्या सरकार को बताऊंगी नहीं तो मैं किसी को क्या शिकायत कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत से मुद्दे थे, जैसे अपने गड़साना क्षेत्र है,
जी जब 2011 की जनगणना हुई तो लगभग 21,160 के आसपास जहाँ जनसंख्या थी, तो उस चीज को लेके देखो आज विकास जी लगभग 30 से 35,000 है। 4 पंचायतों को जे टच करता है हमारा जो क्षेत्र है। चॉइस ऐसी है, 2 STR है, 3 STR है, तो कुछ 2 MLD हमारी ग्राम पंचायत का भी एरिया आता है। और उस हिसाब से देखें कि हमारे इस क्षेत्र को बहुत बड़ी हमारी धान मंडी है, हमारे SDM कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, हमारे थाने भी हैं, हमारे ADJ कोर्ट, SEGM कोर्ट, MGM कोर्ट, हॉस्पिटल, तो ये एक तरह से नगर पालिका को डिजर्व करता था। तो मैंने इसको पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा के अंदर उठाया कि मेरा जो गड़साना क्षेत्र है इसको आप जो हमारी पंचायतें नगर पालिका देख कीजिए। आज आप देखिए, मैं अभी सखी रोड पड़े जाते हैं, सॉरी कुंपली से अपने नारा वाली सड़क जाते हैं, उसके ऊपर जो वन विभाग आता है हमारा, वहाँ कितनी गंदगी है। मैंने वन विभाग को बोला, और मैंने उस दिन नहीं थे, तहसीलदार मैडम नहीं थे, मैं खुद वहां जा रही थी। मैंने कहा इस कचरे को उठाओ, त्योहार के अंदर साफ सफाई अपने करें। और ये नाले जैसे आज निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है गड़साना के अंदर। हालांकि मैंने कलेक्टर साहब को अवगत करवाया, कलेक्टर साहब ने भी उसकी विजिट की थी। जो नाड़ा गुरुद्वारा के पास बना हुआ है, लगभग उसमें 32-31 करोड़ रुपए आया था। लेकिन आगे हमारे 2 GD ग्राम पंचायत के पास हमारे लगभग 12 बीघे के आसपास गंदे पानी की निकासी के लिए जगह आरक्षित है, और वहां तक पानी जा भी रहा है, लेकिन वो क्षतिग्रस्त है। तो मैं प्रशासन से भी मांग करती हूँ, पंचायत से भी ये कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, इस नाले को रिपेयर करवा के इस निकासी को सुचारू रूप से संचालित करो, और गंदा पानी जो हमारे क्षेत्र से बाहर जाए। अभी हालात है हमारे मच्छरों से मलेरिया भी पनप रहा है, डेंगू भी पनप रहा है, तो जी बहुत सी हमारी जो बीमारियां फैल रही हैं इस गंदगी की वजह से। तो मेरा प्रयास भी रहेगा, आगे भी मैं लगी हुई हूँ कि उस नाले को हम चालू करवा के, और जो बहुत बड़ी समस्या में गंदे पानी की निकासी है उससे निजात मिले हमें। और नगर पालिका आ जाती है तो जी हमारे सोने पे सुहागा। अभी शायद प्रीसीमन होगा आगे, तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान जरूर होगा। और इसके साथ साथ मैंने सर्च किया कि हमारी विधानसभा में लगभग 2 से 2.5 लाख जनसंख्या है, और जहाँ पे बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं था। क्यों? मैं शिक्षा को बहुत बड़ा हथियार मानती हूँ कि आपने आगे जाना है, आपने समर्थ होना है, अपने समाज को आगे लेके आना है। तो आपके बच्चों को, आपके समाज के बच्चों को आप शिक्षा से जोड़िए। आप अगर वो बच्चे शिक्षित होंगे तो बहुत आगे जाएंगे। विशेष तौर पे जो बच्ची पढ़ी लिखी होती है तो 2 परिवारों का सुधार होता है। तो मैंने इसकी मांग जब विधानसभा में रखी तो इस बार गवर्नमेंट ने कन्या महाविद्यालय हमें दिया है। और इसके साथ साथ हम NH 911 पे बैठे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं हमारे। तो मैंने हॉस्पिटल के लिए भी कहा कि हमारे कोई इमरजेंसी केस आता है तो हम गंगानगर जाते हैं, जब हम लोग बीकानेर के लिए जाते हैं तो कई बार बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। तो जो हमारा अनूपगढ़ हमारा हॉस्पिटल है, इसको जिला अस्पताल भी घोषित किया गया है, नगर पालिका भी हमारे आई है। इसके साथ साथ जो मैंने पानी की कि हम लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, तो डैम जो 10 फीट नीचे रहता है, हमारा भराव कम होता है उसका भी मैंने कहा 10 फीट आप भराव कीजिए। क्योंकि मेरे जहाँ सिंचाई पे हम निर्भर करते हैं, खेतों में तो हमारी धान मंडियाँ जो हमारी विकसित रहती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। तो सिंचाई की भी मैंने प्रमुखता से वहाँ मांग रखी। 1960 से लेकर जो हमारे सतलुज, रावी और व्यास का पानी जो हमारा 52% हमारा हिस्सा था, उसकी पूरी लंबी चौड़ी डिटेल मैंने कागज है वो टेबल किए थे, और सरकार भी उस पर सर्च कर रही है। और BBM बोर्ड में राजस्थान की स्थायी मेंबरशिप के लिए भी मैंने आवाज उठाई थी। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि हमारा जो अनूपगढ़ जिला है जो स्थापित है, तो अनूपगढ़ जिले को विकसित कैसे किया जाए, इस पे हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे अदर हमारे संगठन है, चाहे किसी पार्टी से हो, आप जुड़ के एरिया के विकास के लिए हमें सोचना चाहिए। तो मेरी ये सोच है कि उद्योग धंधे हमारे अगर स्थापित हों तो ये अनूपगढ़ जिला बहुत विकसित हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हमारे जहाँ सरसों की जो पैदावार होती है शीट्स की, यहाँ ऑयल मिल भी स्थापित हो सकते हैं। और जो रॉ मटेरियल मैं कहती हूँ, हमारे जो खनन है हमारे सबसे ज़्यादा, जहाँ जिप्सम का भंडार बहुत बड़ी मात्रा में है। ये जिप्सम हमारा जहाँ से गंगानगर जाता है वहाँ सीमेंट बन के वापिस आता है। अगर सीमेंट की हमारी फैक्ट्रियाँ लग जाएं तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि आज जो अनूपगढ़ की विकास जी हालात है, हमारी नशे में हमारे युवा बहुत आ रहे हैं, नशे से हमारी पीढ़ियां खत्म होती जा रही हैं। नशे पे भी मैंने जब मेरी बारी बोलने के लिए विधानसभा में मैंने मांग रखी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आप हमें स्पेशल टास्क फोर्स दीजिए जिससे कि हम अंकुश लगा सके, हमारी पीढ़ी को बचा सके। तो अभी 4-5 दिन पेपर में आपने भी देखा और मैंने भी देखा है। तो अभी हमें टास्क फोर्स की एक मांग है जो मैंने विधानसभा में उठाई, वो भी सरकार ने जहाँ घोषित किया, अभी शायद थोड़े समय में वो चालू हो जाएगी ताकि हम नशे पे अंकुश लगाएं। और आपके चैनल के माध्यम से
मैं जो बच्चों के माता पिता है, जो पेरेंट्स है, अगर माता पिता जागरूक हो जाएं तो इस नशे की समस्या से बहुत काफी स्तर पर हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि हम प्रशासन को तो कहते हैं, प्रशासन तो अपनी भूमिका निभाता भी है, लेकिन आपका बच्चा अगर 7:30-8 बजे के बाद कहाँ है, बच्चे की संगति कहाँ है, अगर माता पिता 2 बच्चों को कंट्रोल करना सीख जाए तो मेरे हिसाब से हम हमारी पीढ़ियों को बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा ये भी प्रयास रहता है कि अच्छी चीज आए, चाहे वो कोई इंसान लेके आए, एरिया के लिए चीज अच्छी लेके आनी चाहिए, मिलजुल कर लेकर आनी चाहिए और अपने एरिया के विकास के लिए एक जनप्रतिनिधि को ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो मैं साल का मेरा कार्यकाल हो गया, मैंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी बहुत सी सड़कें हैं जो मैंने बनवाई है, कार्य चल रहा है अभी। और मेरा उद्देश्य शिक्षा का क्षेत्र है, जिसमें मैंने स्कूलों की बहुत सी विजिट की हैं। सीबीओ एसीबीओ मेरे साथ में रहे हैं, बहुत सी कमियां मुझे मिली हैं, तो मैंने सीबीओ को और कलेक्टर महोदय को मैंने अवगत करवाया कि ये चीज़ें अपने स्कूल में इनमें आप सुधार कीजिए। बच्चे हमारे हैं, हमारे भारत के भविष्य का निर्माण होता है स्कूलों के अंदर, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ पेयजल का मैंने देखा कि मेरी आदत है कि विकास जी मैं खुद जाके देखती हूँ, विजिट करती हूँ, आंखों देखी बात करती हूँ, कानों सुनी में नहीं, कोई किसी ने आके मेरे को किसी की शिकायत की उस पर नहीं, मैं खुद जाके उस चीज़ को बात करती हूँ। तो मैंने जो वाटर वर्क्स लिए थे 19 आरजेडी थे, रोजडीर मैंने इधर भी देखे थे, जहाँ भी अभी हमारे 22 आरजे सड़क काम चल रहे हैं, 17 केडी में भी काम चल रहा है, मैंने बहुत सी जगह देखा है। तो मेरा यही प्रयास है कि पेयजल, क्योंकि आज जो गंदा पानी आ रहा है हमारे, तो कम से कम मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि सर जो जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपया आया है, तो सबसे पहले आप फिल्टर को लीजिए, फिल्टर चालू करिए, ताकि जनता को जो स्वच्छ पेयजल मिल सके, हमारी जो बहुत सी बीमारियां पेयजल से हो रही है उनसे हमें निजात मिल सके। मैडम, अगर बात की जाए, कहते हैं कि बेबाक आवाज और हर मुद्दे को पटल पर रखना और शेरनी जैसी धार, अनूपगढ़ विधानसभा की विधायक शिमला जी नायक। मैडम, मुद्दे खूब उठाए आपने और आज मुद्दों का समाधान जो है वो भी धरातल पर नजर आ रहा है, लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो बड़े बड़े फ्लैक्स लगाती है कि जी हमारी सरकार ने ये दिया, हमारी सरकार ने ये दिया, और तालियां कहीं बजाई जाती है और मुद्दा कोई उठाता है। ऐसा क्यों मैडम? देखो विकास जी, मेरी सोच हटके है कि मैं ओछी राजनीति कभी नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरा दायित्व था कि मैं जो डिमांड्स लेके गई, सीएम साहब से मिली मैं, फिर गजेंद्र सिंह जी खीमसर जी से मिली मैं, झाबर सिंह खरा जी से मिली, प्रेमचंद जी से भी मैं मिली, तो जिस जिस डिपार्टमेंट के मंत्री थे सभी से मिली, मैंने प्राथमिकता से मेरी बात रखी। और विधानसभा में जो मैं चीज़ बोल रही हूँ वो आपने बहुत अच्छी तरह से देखी भी है। उस चीज़ को श्रेय कौन लेता है कौन नहीं, वो पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जानती है। जब जनता ने आपको मौका दिया तो आपने क्या किया, उसमें समय को विचार और मंथन करना चाहिए आप लोगों को। और मुझे श्रेय की कोई ऐसी रहते नहीं मेरे दिमाग में कि जी मेरे को श्रेय मिले या जनता देती है या नहीं देती है, लेकिन मेरी सोच ये है कि जनता ने मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा धर्म बनता है, मेरा दायित्व बनता है, तो वो आवाज़ मैं उठाती हूँ। और श्रेय लेना करना वो तो जो सरकार होगी उसी से डिमांड करेंगे, काम तो सरकार ही करेगी ना। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उस टाइम भी तो भाजपा के विधायक थे कि नहीं थे? 12 साल से जनता संघर्ष कर रही थी, भाजपा का भी कार्यकाल रहा था, तो भाजपा ने जिला क्यों नहीं दिया था? आज कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला बनाकर जो बहुत बड़ी हमें सौगात दी है, उस पर भी भाजपा सरकार कभी कह रही है समीक्षा कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, किसी नाम पे आके जो कर रहे हैं, लेकिन जिले की जरूरत नहीं है क्या? आज 150-200 किलोमीटर हमारा गंगानगर हेडक्वार्टर था, तो गहलोत साहब ने तो जिला बनाकर बहुत बड़ी सौगात जनता को दी थी। भाजपा के लगातार एमएलए थे, कांग्रेस तो 20 सालों के बाद अब जीती है ना, तो सरकार को देनी पड़ेगी, जनता की मांग है, जनता की आवश्यकता है, हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, मैं जनता के लिए मांग रही हूँ। मेरा व्यक्तिगत काम है, चाहे मत कीजिए, मैं प्रशासन से भी कहती हूँ कि मेरा पर्सनल काम है वो आप मत करो, लेकिन जनता के हित से जुड़ी हुई जो समस्या है उनका समाधान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी जनता चुन के भेजती है। मैडम, अपने आप नहीं गए, जनता ने चुन के भेजा, जनता की आवाज मैं धड़ल्ले से उठाऊंगी और मांगना मेरा हक है, आगे भी मैं मांगती रहूंगी, देना नहीं देना वो सरकार का काम है। मैडम, एक जिला कमेटी के लिए एक यहाँ अधिकारी आते हैं, वहाँ एक बैठक होती है, बातचीत होती है, और अचानक जब प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताजी जब कहते हैं कि जिले को आनन फानन में बना दिया, और उस समय आप एक गुस्से अंदाज में और बड़े बेबाक तरीके से बड़ी उलझी हुई और सुलझी हुई बात जो है वो आप कहते हैं, वो घटनाक्रम क्या रहा मैडम आपका? नहीं, जब हमारे ललित जी थे, पूर्व IAS थे, तो जिले की लेके जो समीक्षा बैठक थी हमारी, उसमें मैं भी थी, कलेक्टर साहब, ADM साहब, मतलब पूरा हमारा प्रशासनिक तबका था।
और मेरे से पूर्व विधायक जी भी थे वहाँ पे। तो बात चली, जब मेरी बारी मैंने बात रख दी कि सर अनूपगढ़ जिला हमारा स्थापित है, आप तो हमारे अनूपगढ़ जिले को आधारभूत ढांचा दीजिए, मिनी सचिवालय दीजिए, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइए, जिससे हमारे अच्छे उद्योग धंधे लाइए, जिससे कि हमारे एरिया का विकास हो। हमारे कॉटन का बहुत बड़ा उद्योग था, वो आज फ्लॉप हो गया, उसको पुनः स्थापित कीजिए ताकि हमारी जनता को रोजगार मिल सके। तो वो चीज मैंने यही रखी कि सर 12 साल का लगभग जनता का संघर्ष था, पिछली गवर्नमेंट ने हमें जिला दे दिया है, तो आप तो जिले को विकसित कीजिए। जिले को लेकर हम सभी लोग पार्टीबाजी से, चाहे हम किसी भी संगठन से जुड़े, मेरे हिसाब से हम लोग एक मत रहेंगे, क्योंकि जिला हमारी पीढ़ी और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो डिजर्व भी करता है जी सर। 19-20 कहीं है तो आप इस चीज को सेट करके जिला हमारा स्थापित रखिए और आधारभूत ढांचे जो अनूपगढ़ की जरूरत है वो आप देकर हमारे अनूपगढ़ क्षेत्र को विकसित कीजिए। वहीं से मेरे बाद मेरे से सीनियर जो हमारे विधायक जी हैं वो बोले कि जिला तो पिछली गवर्नमेंट ने आनन फानन में बना दिया। जब ये शब्द उन्होंने कही तो मेरे को बड़े अटपटर लगे। आपकी सरकार ने नगर पालिका दी है, जहाँ जिले हॉस्पिटल को उन्होंने क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल भी बनाया, तो मैंने भरे मन से धन्यवाद दिया सरकार का। नहीं, सरकार की मांग रखी, सरकार ने दिया तो सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आपको जिला इतनी बड़ी सौगात मिली, आपने धन्यवाद देने की जगह आप आनंद फानन की बात कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको जिले की जरूरत नहीं है। तो जिले की आवश्यकता नहीं थी क्या सभी को? ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। वहां मेरे कटपटी लिखी भी आनंद फानन में कैसे कह सकते हो? 5 साल भाजपा का कार्यकाल रहा, आप लोग बना देते, अभी तो साल हो गया ना। आनंद फानन में किस चीज की समीक्षा कर रहे हो आप लोग? आपको मांग करनी चाहिए आपकी सरकार है कि नहीं जी हमारा एरिया डिजर्व करता है, हमारा जिला स्थापित रखो आप और आधारभूत ढांचा दो। तो मैंने टोका वहां पे, मैंने कहा नहीं जी आप ये शब्द आनंद फानन नहीं कह सकते हो, आप बना देते। आपकी कार्य 5 साल की सरकार रही थी ना, 5 साल एमएलए रहे थे ना आप लोग भी, तो है। तो ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर वो उनकी सोच थी, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत नहीं था, मेरे पूरे एरिया की, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए जो बहुत अच्छा जिला, जो हमारे बच्चों के भविष्य को बहुत अच्छा सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए जो जिला है वो हमारी मांग है, प्राथमिकता भी है। सरकार जिले के साथ छेड़छाड़ करेगी तो हम सड़कों पे आएंगे, जनता के साथ हम खड़े हैं। जो चीज मैंने वहां भी बोली थी, तो वो शब्द शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं थे जो मेरे से पहले मेरे सीनियर ने कही है वो चीजें। मैडम, अगर जिस प्रकार कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि जिले को हटाया जा सकता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका क्या आगे टारगेट रहेगा? नहीं, हमने बार बार अवगत भी करवाया है। जब हमारे कमेटी समीक्षा कमेटी ललित जी आए थे आईएएस, तो हमने भी कहा कि उस चीज के लिए भी जिला हमारा है, जिला रहेगा। आप तो आधारभूत ढांचा देके जिले को विकसित कीजिए। अगर जिले के साथ सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ खानी करती है तो वो हम नहीं करने देंगे। पूरी पब्लिक के साथ मैं खुद सड़कों पे आएंगे, लेकिन जिला नहीं टूटने देंगे। क्योंकि हम, जब मैंने विधानसभा में भी बात रखी थी, कई जब विधानसभा में एक मेरी सम्माननीय सदस्य थे, वो बोले कि जिले तो रेवड़ियों की तरह बांट दिए थे। इन्होंने बोला अरे भाई आपको रेवड़ी लगती है, जिनको जिला दी उनसे पूछ के देखिए आप। मैंने कहा जिले का महत्व क्या है? जब एक आदमी ढाणी से 150-200 किलोमीटर वो गंगानगर हेडक्वार्टर पे जाता था और वहां विकास जी जाने के बाद अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते थे, फिर वो वापिस आता था ना, तो उसको घर जाने के लिए, गाँव और ढाणी जाने के लिए साधन नहीं मिलता उस इंसान को, काम उसका नहीं होता था। तो आज 25 किलोमीटर पे जिला है, पूरे देखो 50 किलोमीटर के दायरे में हमारा एरिया आ रहा है। तो जो भी आदमी 5 बार जा सकता है अनूपगढ़, जाके अपनी बात रख सकता है, डायरेक्ट कलेक्टर साहब से मिल सकता है, एडीएम से मिल सकता है, एसपी से मिल सकता है। तो क्यों नहीं मिल सकते इस चीज को? तो जब जिला है, हमारी जरूरत है भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बसा हुआ क्षेत्र है। तो हमारे आईपीएस आईएएस आज हमारे जहाँ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा हमें लाभ मिले इन चीजों को। तो ये चीजें, जिला हमारा रहेगा। और मैं भी सरकार से अगर कोई ऐसी चीज आती तो व्यक्तिगत मिलकर भी हम इस चीज की मांग करेंगे कि नहीं, जिला हमारा नहीं जाना चाहिए। जिला हमारा पिछली गवर्नमेंट ने दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला में दे दिया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जिला हमारा है, आप तो आधारभूत ढांचा देकर हमारे एरिया को विकसित कीजिए ताकि हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मैडम, 2004 के अंदर आंदोलन होता है और लगभग 7 किसान शहीद हुए और मांग थी कि 4 में से 2 रेगुलेशन या 58% जो रेगुलेशन है उसको जारी किया जाए। लेकिन आज भी यहाँ के किसान जो है उस मांग को लेकर हमेशा ज्ञापन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। 2004 से लेकर और आज 2024 लगभग 20 साल, और आज भी किसान जो है वो भटक रहा है। खूब नेता आए, खूब नेतागिरी की और जनता ने उनको चुना और बड़े बड़े वादे भी उन्होंने किया। तो अब मैडम, आपका किसानों को लेकर क्या विशेष फोकस रहेगा इस मामले को लेकर? देखो, मैंने विकास जी विधानसभा के अंदर भी जब हमारे बोलना आया था, उस दिन विभाग की बारी थी, तो सिंचाई उस दिन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से विधानसभा के अंदर जब
1960 के अंदर एक समझौता हुआ था सतलुज, रावी और ब्यास नदी को लेकर, जिसमें 52% हिस्सेदारी हमारे राजस्थान की थी उसके अंदर है। तो उस जैसे शाहपुर में कंडी बांध बना था, उसमें भी केंद्रीय मंत्री उस टाइम शायद अर्जुन राम जी मेघवाल जी थे, जल संसाधन मंत्री। तो जब समझौता हुआ था उसमें जो कंडी बांध उज नदी के ऊपर बना हुआ उसके अंदर, उसमें राजस्थान का हिस्सा तय नहीं किया था इन्होंने। तो मैंने बीबीएम बोर्ड के अंदर भी कहा था कि पंजाब और हरियाणा की मनमानी रहती, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान का जो शेर का पानी हमें नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट देखी थी 2023 में, शायद जुलाई की था जो, उसमें तो पंजाब कह रहे कि हमने इतना पानी छोड़ा, जब हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उसकी भनक लगी कि पानी कम है। जब उस पानी को नापा गया तो 2000 क्यूसेक पानी कम आया था। तो कहीं ना कहीं कमी तो रहती है, वहां से हम मात खाते हैं। फिर मैंने ये कहा 0 आरडी से लेके जहां से नहर हमारी निकलती है तो वहां से 15 आरडी तक बहुत नहर टूटी पूरी आती है, दोनों समांतर चलते हैं जी। तो वहां हमारी पूरी खस्ता हालत है, इनका रिपेयर किया जाना चाहिए, 55 आरडी तक होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत सी है हमारी। तो मैंने विधानसभा के अंदर 1960 से लेकर अब तक हमारा जो डैम है उसको 10 फीट, जो 20 फीट कम रखते हैं, पूरा भराव नहीं करते हैं। तो मैंने यही मांग की कि आपको जो पाकिस्तान को पानी छोड़ते हैं, जहाँ हमारा पानी आप निकासी बाहर निकाल देते हो, तो कम से कम जो 10 फीट हमारा डैम है उसको भरा जाए ताकि राजस्थान के लोगों को पानी दिया जाए। और पीछे भी हम जो हनुमानगढ़ मीटिंग थी हमारी, एससी जी थे, मित्तल जी आए हुए थे, सारे हम एमएलए थे, विभाग था, पूरी हमारी वार्ता चली वहां पे। हमने हमारी बात तथ्यों के साथ रखी है। अभी उन्होंने कहा कि रणजीत सागर में पानी नहीं है, डैम में पानी कम है, फिर भी हमने कहा कि ऐसे अक्टूबर महीने के अंदर अब 4 में से 2 समूह में पानी दे दो, जिससे कि किसान जो कम पानी की फसल हमारी सरसों की है इसकी भी जांच कर ले। क्योंकि पिछली बार भी जो विकास जी मैंने देखा कि एक पानी के अभाव के अंदर हमारी जो फसल है वो खराब हो गई थी। तो जब इस तरह की फसल आ जाए कम पानी की, तो किसान आगे जाके उसको ज्यादा दिक्कत ना। आगे हम गेहूं की फसल अगर बोते हैं तो उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो लास्ट में जाके पानी नहीं देते तो हमारी पक्की पक्की फसल है वो खराब हो जाती है। तो पीछे भी हमने उस टाइम भी मांग की, तो हमने कहा भी आप 6 पानी दीजिए पानी के साथ, चाहे तो 5 तो हमें 2 ही दो पानी। तब ये हुआ था कि हम समीक्षा के लिए आगे सरकार को भेज देते हैं, और 5वीं बारी अगर नवंबर में भी एक मीटिंग रखेंगे, तो उसके बाद आगे भी मीटिंग रखेंगे समीक्षा बैठक। इसके अंदर जो डैम की कंडीशन होगी कि इनफ्लो कितना आता है, उसमें बारिश पे भी निर्भर करती है बहुत सी चीजें, तो जितना जब पानी आएगा उसके हिसाब से हम आगे आपको पानी देते रहेंगे। तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करती हूँ कि लगभग 5 पानी तो हमें दे ही दे वो, जिससे कि हमारे फसलों का पकाव भी अच्छा हो जाए, बिजान भी अच्छी हो जाए। मैडम, जनता नेताओं को वोट देती है और एक बड़े ओहदे पर एक जनप्रतिनिधि बना देती है, लेकिन वो जनता की जो उम्मीद है उन पर खरा क्यों नहीं उतरते? आखिरकार ऐसा सीट पे क्या होता है कि सीट पर बैठने के बाद वो जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं? ऐसा क्यों मैडम? जी विकास जी, मैं दूसरे पे किसी पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करती, मैं तो मेरा व्यक्तिगत ही बताती हूँ कि मैं लगभग 15 साल से फील्ड में, एक गांव एक ढाणी, मैं को कहाँ ही ले जाऊँ मुझे, मैं बता देती हूँ कि इस घर का इस साइड में मुँह है, इस सड़क पे है। तो मैं मेरे जो एरिया की जो समस्याएं हैं वो मैं उसको हकीकत से जानती हूँ। लेकिन मेरी प्राथमिकता क्या है कि जो मैंने आरजेडी बेल्ट देखा है उसमें गाड़ियां फंस जाती हैं, हमारी बोलेरो कैंपर भी फंस जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस साइड में जो जनप्रतिनिधि बने कभी ध्यान ही नहीं दिए इन्होंने। स्कूलों की तरफ भी जो जनप्रतिनिधि, इसमें कहने में मुझे कहीं कोई मतलब ऐसे कोई नहीं महसूस कि अतिशोक्ति नहीं है कि कभी भी हमने स्कूल में जाके नहीं देखा कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चे कौन से कमरे के अंदर बैठे हैं, उनकी छत कैसी है, आंगनबाड़ी की क्या हालात है, स्टाफ क्या है, बच्चों की लाइब्रेरी में क्या चीज़ है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, शायद किसी ने विजिट भी नहीं की। तो मैंने स्कूलों का किया, और स्कूलों के साथ साथ जो मैंने आरजेडी बेल्ट देखा ना, जब मेरे को महसूस हुआ कि अगर मैं आज जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरी सोच ये होनी चाहिए कि जहाँ जरूरत है वास्तव में लोगों को प्राथमिकता वहीं आपको देनी चाहिए। काम एक गांव है जिसके अंदर विकास जी 4 सड़कें जा रही हैं और आप 5वीं दे रहे हो उसमें, और कहीं एक सड़क नहीं जा रही, तो मेरा मानना है कि जहाँ एक सड़क नहीं जा रही वहाँ आप बजट दीजिए। तो मैंने पीडब्ल्यूडी से जहाँ टिब्बा बेल्ट है वहाँ हमारे ग्रेवल सड़क के माध्यम से तो मैंने कई एरिया चिन्हित किए हैं। तो मैंने अभी जो मेरे सरपंच भाई आए थे बहुत से, मैंने कहा कि आप प्रस्ताव बना के लेके आ रहे हो तो एक प्रस्ताव मेरे स्कूल के कमरे का जरूर लेके आओ। और इस बार उनका कार्यकाल था, फिर भी मैंने एक जगह तो 4 दीवारी होगी। और बड़ी विडंबना देखो कि मेरे से पहले मेरे जनप्रतिनिधि रहे हैं, स्कूलों में अभी तक कनेक्शन नहीं है। इतने स्कूल जो मैंने चिन्हित किए 15 से 16 स्कूलों में तो आज तक लाइट नहीं है। और मेरा प्रयास रहा कि अभी 2 स्कूलों में तो मैंने लगभग वो तैयार करवा दी, लाइट लगवा दी। बाकी मैंने विभाग से कहा कि आप कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते तो मैं एमएलए लैंड से मेरा पैसा दे कि जी मेरे बच्चे छोटे छोटे, इतनी हीट वेव थी, हम ऐसी चाहिए, हमें तो उन बच्चों को पंखा तो चाहिए।
आज हमने शौचालय तो बना दिए, लेकिन शौचालय के फ्लैश के लिए पानी तो चाहिए ना। बड़ी बड़ी बच्चियां, मैं 78 जीबी के अंदर गई, वहां शौचालय तो बने हुए थे लेकिन हैंड ओवर नहीं किए। एक बच्ची, मैंने मेरे बच्चों से बात करके मैं मिलती आ रही थी, बच्चे बेटा पढ़ना आप, मेरे लायक कोई तो बताना। एक बच्ची ने आगे करके मैडम हमारे लिए शौचालय नहीं। कब से? अरे 3 साल से। फिर मैंने टीचर से पूछा कि जी बच्चे कहाँ खुले में? अरे सीनियर की बच्ची है, 100 प्रॉब्लम है बच्चियों को, तो बच्चियों के लिए कम से कम बना तो व्यवस्था। फिर तुरंत सरपंच साहब भी मेरे साथ थे। मैंने कहा नहीं सरपंच साहब ये नहीं, आज आप सीबीओ मैडम भी मेरे साथ थे, तो मैंने तुरंत प्रभाव से चाबी लेके उनको, तो वो सारा का सारा मैंने, जो शौचालय बहुत अच्छे बने हुए थे, सरपंच साहब का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा शौचालय बना रखा था। तो फिर हमने वो बच्चियों को हैंड ओवर कर दिया। तो बच्ची इतनी खुश हुई, फोटो करवाई। मतलब देखिए, जब आप व्यक्तिगत जाते हो ना, तो बहुत सी समस्याओं का वहाँ तुरंत समाधान भी होता है। अब मैं कई जगह मैंने स्कूल में देखा कि एक कमरा सफिशिएंट है, तो दूसरे की जरूरत नहीं, क्यों बजट सरकार का वेस्ट करे? ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, क्यों वेस्ट करे? एमएलए लैंड का पैसा मेरा नहीं है, जनता का है। फिर मैंने छतें देखी, तो मुझे सबसे जो कमी जो मैंने विजिट की उसमें लगी कि छतों की सार संभाल बहुत कम होती है। छतों के ऊपर पानी भी रुकता है, जब हम छत डालते हैं तो उसका फ्लो नहीं देते, भी पानी की निकासी के लिए ढलान नहीं देते उसमें, तो छतों के ऊपर पानी रुकता है, जिसकी वजह से स्कूलों की छतें बहुत खराब मिली मेरे को। तो मैंने ऐसे नहीं बजट दिया कि छत खराब है तो पूरी कमरे को तोड़ को आप रिपेयर करूँ। मैंने कहा नहीं, जब मेजर रिपेयरमेंट में आएगा तो मैं मेजर का करूंगी, माइनर रिपेयरमेंट का है तो मैं वो करूंगी, अगर एक कमरे की जरूरत है तो मैं एक ही करूंगी। तो आंगनबाड़ी भी मैंने बहुत सी देखी, जहाँ कई जगह तो इतने बच्चे कि एक कमरे में 2 क्लासें चल रही हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे थे उसमें। तो वहां मैंने प्राथमिकता से देखा, सीबीओ साहब को बोला कि जी सर करिए आप। तो ये चीजें कि आप खुद व्यक्तिगत जाके देखते हो तो छोटी छोटी समस्या, उनका समाधान तो तुरंत प्रभाव से हो जाता है। लेकिन मेरी प्राथमिकता विकास जी शिक्षा, पेयजल, खाड़ी खड़वंजे नाली ये तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इसे हम विकास नहीं कह सकते। जैसे अभी आरजीएस बने, गड़साना की बच्ची आरजीएस बनी है, एक अनुराग खंड शायद मगराम खंड जी का बेटा आरजीएस बना है। तो इस बार अनूपगढ़ जिले में 5 से 6 शायद आरजीएस बने हमारे बच्चे। तो इनसे हमारा विकास होगा। जब हमारे बच्चे आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आरजीएस बनेंगे, कोई बच्चा डीवाईएसपी बनेगा, शिक्षक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इनसे हमारा विकास होगा, और वो विकास होगा शिक्षा से संभव है। तो मैं जो बच्चे आरजीएस बने हैं उनको भी सभी को मेरी तरफ से बधाई है बहुत बहुत। और मैं दूसरे बच्चे जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों से आप गाइडलाइन लीजिए, वो किस तरह से स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनका रूटीन क्या था, क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत से कंसेप्ट जब आप बैठ के उनके साथ चर्चा करते हो, डिस्कस करते हो, तो वो चीज़ स्थिति क्लियर हो जाती है वहाँ पे। तो उनसे प्रेरणा लेके मेरे हिसाब से आदमी को स्ट्रगल करना चाहिए, वो बच्चे बनेंगे वहाँ पे और वो आरजेएस बन जाएंगे। तो मेरी जी तमन्ना है कि मेरे बच्चे पढ़कर, और अभी विकास जी मेरी सोच है कि आईएएस एक भी नहीं है हमारे, आईएएस नहीं है। तो मैं जब भी स्कूल में जाती हूँ, जब बच्चों में टैलेंट होता है, पता चल जाता है, तो मैं कहती हूँ बेटा आईएएस बनो आप, मेरे लायक कोई चीज़ है तो आप बताओ, और आपने आईएएस की तैयारी करनी है। और बड़ा खुशी की बात कि अभी शायद 220 के आसपास 22 की इतनी कोई वैकेंसी थी, तो सबसे ज़्यादा बच्चियाँ की आई है आरजीएस में, सबसे ज़्यादा बच्चियाँ सक्सेस हुई उसमें। तो ये भी हमें देखने की बात है कि बेटियां कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो बेटियों को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास आए थे तो मैंने यही कहा था कि नहीं आप मेरे को बताओ, और मेरे लायक कोई काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बुक चाहिए, कोई चीज़ की जरूरत हो, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी उस चीज़ के लिए। तो मेरा ये मानना है कि कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो एमएलए है, व्यक्तिगत आप विजिट कीजिए, व्यक्तिगत जनता के अंदर जाइए, काम हो या नहीं हो आप उनकी समस्या सुने, उसके लिए प्रयास करें। अगर आप 20 काम के लिए प्रयास करते हैं, 10 काम भी हो जाता है, तो बहुत सा बेनिफिट मिलता है। मेरे पास काम आते हैं तो मेरे पास जितनी एप्लीकेशन होती है, एक दिन वीक के अंदर मैं घर बैठती हूँ, घर बैठ के चाहे पीडब्ल्यूडी की मेरे पास एप्लीकेशन है, चाहे पीएचडी की है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, तो सबको मैं सिलेक्ट करती हूँ, अलग अलग करती हूँ, फिर डिपार्टमेंट में उनको भेजती हूँ और खुद मैं बात करती हूँ। और जब जन सुनवाई होती है तो मैं मेरी लिस्ट ले जाकर वहाँ एडीएम और कलेक्टर साहब को अवगत करवाती हूँ। वो एप्लीकेशन आती है, फिर कहती हूँ नहीं सर मैं आप जाके देख के आई हूँ। तो मोगों से सबसे ज्यादा अगर समस्या कोई आ रही है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की आ रही है, मोगों से संबंधित लेके आए, खाड़ों से संबंधित है, पुलियां टूटी पड़ी है, ये समस्या मेरे को बहुत देखने को मिली, जो हमारी महत्वपूर्ण समस्या है। क्योंकि किसान है वो पानी पर निर्भर करता है, और पानी खेत में जाएगा तो हम लोग साधन संपन्न होंगे। तो मेरी प्रयास है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में जाए। आज मेरी सरकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार नहीं है तो आप बैठे रहो घर। मेरा प्रयास है मैं जनता के बीच में लगातार जाती हूँ, और जनता भी मुझे वही मान सम्मान देती है। मुझे आज भी कहा ये नहीं लगता कि मैं एक विधायक हूँ। मैं जैसे पहला मेरा था नेचर, वो वैसे ही चलता है, वैसे ही मेरी गाड़ी में वही 4 लोग, मेरे ताया जी, मेरे पीएस और मेरा पीए, 4 आदमी रहते हैं। जहाँ जाती हूँ मैं डायरेक्ट किसी के घर में जाके बातचीत करना, हल सुनना। नरेगा में जाती हूँ, नरेगा में बहुत सी चीज़ें मुझे पेंशन से संबंधित मिल जाती हैं। किसी की पेंशन नहीं आ रही है, या किसी के खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हैं,
या कोई पालनहार योजना से हैं, कोई बहन विधवा है अपने माता पिता के पास है, जब बच्चे कोई दादा दादी के पास बैठे हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, लेकिन पब्लिक तक जानकारी नहीं होती है, वो उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं तुरंत जय आपके राजनीतिक सफर के दौरान राजनीतिक गुरु की, तो आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं? इसमें विकास जी मैं कहूँ क्या कि राजनीति गुरु मेरे जो मम्मी थी वो सरपंच रहे थे, लेकिन जब मम्मी को और जब बच्चे भतीजा भतीजी पढ़ते थे और वो डिस्टर्ब होते थे, पब्लिक आती जाती थी, तो मेरे को थोड़ा लगा कि मम्मी कहाँ आप आगे, कि मेरा राजनीतिक गुरु कोई नहीं भी। सबसे पहले तो मैं BD अग्रवाल जी जो आज मेरे बीच में नहीं है, तो उनको धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जैसी एक महिला को, जिसके पास एक सरपंची के चुनाव लड़ने का भी सामान हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ चले थे, और उन्होंने घर से उठाकर मुझे जहाँ तक लेके आए, उन्होंने जो प्रेरणा दी। जब मैंने कहा कि नहीं सर लोग ऐसे कहते मुझे इसमें नहीं आना, उसने कहा बेटा आप के हस्बैंड RJS हैं, आप भी RJS बन जाओगे, इससे समाज का भला नहीं कर पाओगे आप। अगर आपने समाज का भला करना है तो इस क्षेत्र में आओ, जो क्षेत्र बहुत अच्छा है। इसमें ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से राजनीति करते हो, तो आप पे निर्भर करेगा। तो आप अच्छी चीज़ लेके जाओगे तो राजनीति ऐसा मंच है कि बेटा बहुत अच्छा काम कर सकते हो, समाज आप बहुत सुधार सकते हो, बहुत से जो दुखी लोग होते हैं उनकी सेवा कर सकते हो। तो मुझे BD अग्रवाल जी, स्वर्गीय BD अग्रवाल जी जो नेशनल यूनियनिस्ट हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे बहुत अच्छी मुझे प्रेरणा मिली। और ज़्यादा जब मैं इस फील्ड में आई, धीरे धीरे एक चीज़ है कि विकास जी जो अनुभव होता है ना आदमी का, आदमी जब फील्ड में रहता है तो बहुत सी चीज़ें जनता ही सिखा देती है। मेरे को बोलना ही नहीं आता था शुरुआत में, क्योंकि मेरा दायरा था बहुत, जब मेरे हस्बैंड RJS थे तो हमारा पब्लिक से अटैचमेंट हमारा नहीं था। घर में मैं मेरा काम और बाकी मैं मेरी स्टडी पे ध्यान देती थी कि मैं RJS ही बनना था मेरा, तो पब्लिक में मुझे बिल्कुल ही नहीं था, इतना बोलना करना नहीं आता था। लेकिन जैसे इस फील्ड में आई तो जनता से सीख कर, देख कर और ठोकर खा के, जो कहते हैं कि जो अनुभव आपको किताब से नहीं आता वो आपको अनुभव ठोकर खाने से आता है। तो मैं पब्लिक के बीच में लगातार 15 साल रही, तो धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सी सिखाई। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको, जो मेरे फादर हैं राम कुमार जी नायक, MES में AG थे मेरे फादर, अभी रिटायरमेंट हुआ उनका 31 जुलाई को। तो जब मेरे हस्बैंड भी RJS बने तो मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो मेरे फादर ने एक ही बात कही थी कि बेटा मेरे पास जो था मैंने दे दिया, लेकिन ईमानदार रहना यहाँ पर। और जब मैं राजनीति के अंदर आई तो मेरे फादर ने एक चीज़ कही, बेटा एक तो सोच समझ के बोलना, और एक बेटा जो काम करो ईमानदारी से करना। अभी मैं MLA बनने के बाद जैसे फर्स्ट बार मेरे पियर गई तो बहुत अच्छा स्वागत किया, तो पापा ने एक ही बात कही कि बेटा एक तो किसी का फ़ोन आए अटेंड करना, बात सबकी सुनना और मान सम्मान देना। जनता ने तेरे को मौका दिया है तो बेटा ईमानदारी के साथ तू काम करना, तो बहुत आगे जाएगी। मेरे तो यही बेटा आपको आशीर्वाद दे गए। तो देखो प्रेरणा घर से मिलती है, घर के संस्कार मिलते हैं। मेरे फादर इन लॉ, मेरे माँ बापू जी हैं, जैसे मैं BA फाइनल में मेरी मैरिज होगी तो BA फाइनल की मैंने, बाद में मैंने PG पॉलिटिकल साइंस में की, मेरे बच्चे हो गए, मैंने साहब ने, मेरे हस्बैंड ने लॉ करवाया, RJS का मेरे को एग्ज़ाम दिलवाया। तो मतलब आपका परिवार अगर आपके साथ खड़ा रहता है और आप आपके परिवार के अनुभव के साथ और तालमेल के साथ चलते हो ना, तो बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन मैंने पॉलिटिक्स में देखा है कि जब बहुत से परिवार ऐसे मैंने देखे हैं कि पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो परिवार को वो भूल जाते हैं, परिवार से कहीं ना कहीं टूटते जाते हैं। तो मेरा है कि मैंने सबसे पहले, आज भी प्रायोरिटी है जो मैं मेरे परिवार को देती हूँ, सेकंड प्रायोरिटी में पॉलिटिक्स को देती हूँ। क्योंकि परिवार है तो हम हैं, परिवार नहीं है तो हम भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप MLA हो, अपने काम करने हैं तो काम आप अकेले कीजिए। जब आपके घर के इंटरफेयर करने लग जाएंगे तो जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आज मेरे हस्बैंड है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, ना मुझे करने देते। मेरे फादर इन लॉ बापू जी हैं तो वो यही मेरे साथ में रहते हैं दोनों, लेकिन पिताजी की बात है वो बता देते हैं, लेकिन मेरे काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते। और मैंने भी कहा कोई काम है तो आप बताओ, मेरा काम है मैं मेरे हिसाब से करूँगी, मैं काम सही करूँगी, चाहे बापू जी आप भी गलत हो, जब पापा आप गलत हो तो मैं आपका काम भी नहीं करूँगी, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन काम है वो मैं ईमानदारी के साथ करूँगी। मुझे कोई भी पार्टी है, देखो कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आता है, अगर वो सही है, आपका कार्यकर्ता गलत है तो अपने कार्यकर्ता को समझाओ कि आप जहाँ गलत हो वो सही है। अगर पार्टी को लेकर चले कोई गलत आदमी सही आदमी है उसको हम मारें तो शायद ये राजनीति नहीं है मेरे पास, द्वेषता है हमारी जी। हम
किसी को खत्म करने का काम करते हैं या किसी निर्दोष को हम फंसाने का काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसी राजनीति कभी नहीं करती विकास जी। मेरे घर जो भी आता है लगभग 80 से 90 पर डे का मेरा टारगेट रहता है कि लोग आते हैं, मैं समस्या सुनती हूँ, और बहुत से लोग हैं जिनको मैं कलेक्टर ऑफिस भी लेके जाती हूँ, जो उनकी समस्या तो कलेक्टर साहब को मैं अवगत करवाती हूँ चीज़ों को। तो आप अच्छी राजनीति कीजिए, जनता है वो आपको मान सम्मान भी देती है। फिर भी मैं विकास जी आपके चैनल के माध्यम से मेरी जनता को, मेरे परिवार को कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे एमएलए बनाया तो बहुत सी मेरी जिम्मेदारी भी है, और राजनीति क्षेत्र के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी होती है, पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है। तो कई बार कॉल अटेंड कर पाते हैं, कई बार हम कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरा सिद्धांत है मैं रिकॉल भी करती हूँ। फिर भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कई बार आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो घर है, घर आकर भी आप समस्या बताओगे तो उन समस्याओं का मैं समाधान का प्रयास करूँगी, क्योंकि मेरा तो लिमिट का बजट है, जितना बजट आएगा। अभी भी मैंने जो बजट दिया तो सभी पंचायतों को इक्वल बजट दिया मैंने, जितने मेरे भाई थे, जितना उनका हक था उतना मैंने उनको बजट दिया है। मैडम, दिवाली का पावन पर्व है, तमाम इलाका वासियों से, देशवासियों से क्या अपील, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो अनूपगढ़ क्षेत्र है, पूरा मेरा हिंदुस्तान है, पूरे विश्व को मेरी तरफ से हमारे जो दीपावली है इसके पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं मेरे जो युवा भाई हैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग नशे से दूर रहिए, आप लोग अच्छे अधिकारी बनो, अच्छे कर्मचारी बनो। आप दीपावली के इस पावन पर्व पर एक संकल्प लीजिए, एक शब्द लीजिए कि हम लोग नशा नहीं करेंगे, अपने माता पिता का हम कहना मानेंगे, तो शायद हम बहुत आगे जाएंगे। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि प्रभु मेरे एरिया में सुख शांति आप बनाए रखें, आपसी भाईचारा हमें बनाए रखना चाहिए, और ईमानदारी के साथ हमें काम करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे एरिया वासियों को दीपावली की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बेबाक आवाज, शेरनी जैसी दहाड़, और विधानसभा पर प्रत्येक मुद्दे पर गहनता से चर्चा, विभिन्न मुद्दे उठाए गए और समस्या का समाधान हुआ। लेकिन इनका कहना है कि सड़कें, नालियां, गलियां ये विकास नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाना और उद्योग धंधे स्थापित करना ये मेरा आगे का लक्ष्य है। और उद्योग धंधे स्थापित करना ये मेरा आगे का लक्ष्य है। वही दीपोत्सव पर इनका कहना है कि ये भाईचारे का त्योहार है, और युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, आगे बढ़े और क्षेत्र का विकास करे। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गढ़साना।